साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 100 अति महत्वपूर्ण हिंदी के भाषा एवं उसके विकास बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पूर्व के प्रैक्टिस सेट मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हों तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। भाषा से संबंधित दो प्रैक्टिस सेट मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, यह तीसरा है। इतने सारे प्रैक्टिस सेट यानी 3 प्रैक्टिस सेट 300 प्रश्न मैं आपको भाषा से संबंधित करवा रही हूँ। कारण यह है कि हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न, मॉडल पेपर और बहुत सारी सामग्री आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन भाषा के जो 3 से 4 प्रश्न आएंगे, निश्चित है 3 से 4 से कम नहीं आते, वो प्रश्न यदि आपने सही कर लिए तो आप मेरिट में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य के प्रश्न अधिकतर विद्यार्थी सही करके ही आएंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अन्य जो बातें हैं वह वीडियो के मध्य में होंगी। भाषा का मूलाधार क्या है? अर्थ, शब्द, ध्वनि अथवा वर्ण। तो भाषा का मूलाधार है ध्वनि। भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 7 शाखाओं के अंतर्गत हम भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भारतीय आर्य भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो भारतीय आर्य भाषा का दूसरा नाम वैदिक है। वैदिक भाषा भी इसे कहा जाता था, जैसा कि मैंने आपको नोट्स के माध्यम से बताया था। इसके अलावा शतम वर्ग की यह भाषा थी। हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदवी के लिए सर्वप्रथम किया था अमीर खुसरो जी ने। चेक करके मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत अमीर खुसरो जी ने खड़ी बोली का सर्वप्रथम रचना जो की है वो खड़ी बोली में किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। तो उसके लिए उन्होंने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? हिंदवी। ये प्रश्न वह हैं जो आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, यानी जो कौन सी भाषा किससे निकली है, वो विकास क्रम वाले प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुराने पेपर में पूछे तो गए हैं। कुछ प्रश्न इसमें से नेट के पेपर में से इसमें लिए हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के में पूछे गए, कुछ पीजीटी और टीजीटी के लेवल पे पूछे गए हैं। तो पुराने प्रश्न पत्रों से आपका ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। प्रत्येक प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और याद भी करना है। 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। जॉन गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को नाम दिया था? तो टकसाली हिंदी। जॉन गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? टकसाली। ठीक है, जॉन गिलक्रास्ट आपको याद है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्रथम वो थे प्रोफेसर। ठीक है। भारोपीय परिवार का दूसरा नाम क्या है? तो भारोपीय परिवार का दूसरा नाम आर्य भाषा परिवार भी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 10वीं शती ईसा का। 10वीं शती ईसा की। ठीक है, ये भारतीय आर्य भाषाओं का समय है जो आपको याद रखना है। हिंदी की बोलियों के कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं, कर चुके हैं नोट्स में। भारतीय भाषाओं के लिए ईरान में जवान हिंदी प्रयुक्त हुआ था ईसा की 6ठी शती से। ठेठ हिंदी को साहित्यिक बनाने में किसका योगदान था? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओद। ठेठ हिंदी को साहित्यिक बनाने में, देखिए खड़ी बोली का जब विकास हम पढ़ते हैं तब फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत लल्लू लाल जी का जो ग्रंथ है प्रेम सागर, वो सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। लेकिन उसमें फिर भी अन्य कुछ मिला जुला सा रूप है, शुद्ध खड़ी बोली नहीं कह सकते। साहित्यिक बनाने में, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, साहित्यिक बनाने में योगदान दिया था अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। आप जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आगे देखते हैं मूल स्वर कौन से हैं। स नंबर का ऑप्शन अ, ई, उ और री, ये मूल स्वर हैं संस्कृत से जो निकले हुए हैं। अन्य स्वरों का विकास मतलब इन्हीं के उससे हुआ है, पर ये मूल स्वर हैं। शतम वर्ग में भाषाओं की संख्या है 4। तो शतम और केतुम 2 वर्ग मैंने आपको भाषा के बताए थे, तो उसके अंतर्गत अब इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। शतम वर्ग में भाषाओं की संख्या 4 है। भारत ईरान की किस उपभाषा को ग्रियर्सन ने पैसाची कहा है? तो भारत और ईरान की जो भाषा है उसमें जो दरद भाषा वर्ग है, जैसे मैंने आपको कहा था
कि आर्य भाषा वर्ग हुआ, एक भारतीय भाषा था, एक दरद था और एक ईरानी था। तो जो दरद वाला था उसको पैशाची कहा था। ये नोट्स में मैंने आपको बताया था कि ईरानी और दरद दोनों से अलग कर भारतीय आर्य भाषाएं वर्तमान रूप में विकसित हुई हैं। तो उसके अंतर्गत जो दरद भाषा वर्ग था उसको ग्रियर्सन ने पैशाची कहा था। भाषा विज्ञान के अध्ययन के कितने प्रकार हैं? 5। हमारी भाषा का विकास संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर हुआ है, इस कथन को किसने कहा है? तो भाषा वैज्ञानिक सुनीति कुमार चटर्जी का नाम आप जानते होंगे, इन्हीं का ये कथन है। पंक्तियां हैं, याद कर लीजिएगा, पूछी जाती हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ। हमारी भाषा का विकास संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर हुआ है। सुनीति कुमार चटर्जी की यह पंक्तियां, ये वही विद्वान है जिन्होंने हिंदी को रोमन भाषा में लिखने की सलाह दी थी। उर्दू भाषा से हिंदी का विकास मानने वाले थे गारसदा तासी। देखिए, ग्रियर्सन ने हिंदी को ऊपर उठाने में बहुत योगदान दिया, लेकिन गारसदा तासी प्रमुख ऐसे फ्रेंच विद्वान थे, ये हमेशा उर्दू की ओर इन्होंने ली, उर्दू के पक्षपाती रहे ये हमेशा, और हिंदी के प्रति इनका थोड़ा सा उपेक्षा का भाव रहा। तो इन्होंने कहा था कि उर्दू से हिंदी निकली है, जबकि ये तथ्य बिल्कुल गलत है, अब सिद्ध हो चुका है। लेकिन ये मानते थे कि हिंदी का विकास उर्दू से हुआ है। गारसदा तासी, इन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था, द लित्रोई एंदोई हिंदुस्तानी, है ना। भाषा का मुख्य आधार क्या है? शारीरिक व मानसिक विकास। बोली का अन्य कौन सा नाम नहीं है? तो उपभाषा नहीं कह सकते। मैंने जब आपको नोट्स पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया था उपभाषा के अंतर्गत आती हैं वो कौन कौन सी हैं, ये शौरसेनी, ये सब चीज़ें आपको उसमें मैंने पूरा लिख के बताया था कि बोलियां कौन सी। तो उपभाषा नहीं कह सकते। बोली को आप विभाषा कह सकते हो, प्रांतीय भाषा भी कह सकते हो, ग्रामीण भाषा भी कह सकते हो, लेकिन उपभाषा वर्ग के अंतर्गत 5 चीज़ें हैं। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी, व्याख्या नहीं करूँगी, और वैसे भी थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपका पेपर नज़दीक है तो प्रैक्टिस सेट इसलिए आपको करवा रही हूँ। द्रविड़ परिवार की भाषाओं का प्रचलन कहाँ है? तो द्रविड़ परिवार की भाषाओं का प्रचलन पूर्वी क्षेत्र में है। भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ द्रविड़ परिवार की भाषाओं का प्रचलन है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं में साहित्यिक दृष्टि से भाषा कौन सी है? तमिल। कल हमने पढ़ा था, जो पुराने प्रैक्टिस किए थे, कि तमिल भारतीय आर्य भाषा के वर्ग में नहीं आती। ये कौन सी? द्रविड़ परिवार की भाषा है ना। भाई, द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। ये पूर्व नहीं होगा, दक्षिण क्षेत्र होना चाहिए, भारत के दक्षिण क्षेत्र में होनी चाहिए ये। द्रविड़ और आर्यों के संघर्ष से संबंधित कई सारी चीज़ें इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अभी कुछ वर्षों पूर्व एक नाटक भी चला था पिछले लॉकडाउन में, देवसेना करके, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा पता नहीं, तो उसमें ये द्रविड़ और आर्यों वाली चीज़ें दिखाई गई थी। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी से हुआ है। हिंदुस्तानी हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो हिंदुस्तानी हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता गिलक्राइस्ट थे। सिंधी भाषा के लिए प्रयुक्त लिपि है, तो सिंधी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो जो सिंधी भाषा है वो खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। एक सेकंड चेक करते हैं इसको। जी बिल्कुल सही है, सिंधी भाषा जो है आपकी वो खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। प्राकृत भाषा से आशय है संस्कृत से पूर्व की भाषा। संस्कृत से पूर्व की भाषा को आप प्राकृत भाषा नहीं कह सकते। इस प्रश्न को हटा देते हैं क्योंकि ये इसका सही उत्तर नहीं है। प्रथम प्राकृत किसे कहा गया है? पाली को। संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत में से होते हुए हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। 25वें नंबर का प्रश्न भी आप हटा दीजिए। टकसाली भाषा कौन सी है? तो जो परिनिष्ठित हिंदी है उसे टकसाली भाषा कहते हैं। अभी एक प्रश्न अभी यहाँ पर आया था, ठीक है, कौन सा वाला अभी देखती हूँ थोड़ा सा। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? टकसाली भाषा। और टकसाली भाषा से तात्पर्य क्या है? परिनिष्ठित हिंदी, अर्थात जिस भाषा में आप रचनाएं करते हैं अपनी, वो वाली हिंदी। परिनिष्ठित हिंदी को टकसाली भाषा है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? छठी शती में। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग छठी शती में मिलता है। ये प्रश्न बारंबार पूछा जाता है। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है प्रेम सागर। इसके रचयिता आपको पता है कौन है? लल्लू लाल जी, है ना। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है वो एकदम लल्लू लाल हो जाता है।
तो वही है व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है प्रेम सागर, जिसके रचयिता हैं लल्लू लाल। दंडी ने अभारों की भाषा बताया था अपभ्रंश को, तो ये अभीरों की भाषा है ना। तो दंडी ने अभीरों की भाषा बताया था अपभ्रंश को। हिंदी भाषा के इतिहास में आधुनिक काल प्रारंभ होता है सन 1800 ईस्वी से। अधिकतर विद्वान खड़ी बोली का उद्भव एवं विकास मानते हैं। तो अधिकतर विद्वान खड़ी बोली का विकास और उद्भव मानते हैं 14वीं और 15वीं शती से। ठीक है, 14वीं और 15वीं शती से। तो ये प्रश्न पूछे हुए हैं। दक्षिणी हिंदी का विकास हुआ है 15वीं और 16वीं शती से। दक्षिणी हिंदी का विकास कब हुआ है? 15वीं और 16वीं शती से। आगे का प्रश्न आपका देखते हैं। थोड़े से कठिन लग रहे होंगे, थोड़े से अलग लग रहे होंगे, जैसा मैंने जानबूझ के इन प्रश्नों को सेलेक्ट किया है क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होते, लेकिन एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए। हिंदी की उपभाषा अवधि का भाषा खंड है पूर्वी हिंदी। मालवी उपभाषा है राजस्थानी की। हिंदी के प्रथम व्यवस्थित और परिनिष्ठित व्याकरण के लेखक हैं पतंजलि। अब देखिए, पतंजलि इसका सही उत्तर नहीं हो सकता, मेरी समझ में इसका सही उत्तर कामाता प्रसाद गुरु होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना है 8वीं शती से। पूछा जा सकता है आपको नगेंद्र का मत। हिंदी भाषा का पूर्व रूप निर्धारक है तो राउलवेल, रोड़ा कविकृत राउलवेल, जो कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना है, वह हिंदी भाषा का पूर्व रूप का निर्धारक वह मानी जाती है क्योंकि उसमें गद्य में भी लिखा गया है। खड़ी बोली के विकास की श्रृंखला जुड़ती है खुसरो की हिंदी से, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम खुसरो की मुकुरियों और पहेलियों में हमें देखने को मिलता है। रेखता हिंदी की वह शैली, रेखता नाम आपने सुना होगा ना, आप सोचते होंगे रेखता क्या होता है। रेखता वो होता है जिसमें अरबी फारसी का जो मिश्रित रूप है उसे आप रेखता कहेंगे। भारत की संवैधानिक भाषा के रूप में हिंदी क्या है? राजभाषा है। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा से तात्पर्य है राजभाषा। प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है आपका? राजभाषा। ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रचलित रूप नहीं है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृत और प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है वैदिक संस्कृत। प्रचलित रूप में नहीं था वैदिक संस्कृत। ठीक है, लोक में प्रचलित नहीं थी वैदिक संस्कृत। और राजस्थान की उपभाषा नहीं है, तो राजस्थानी की उपभाषा नहीं है। तो ये ब्रज जो है राजस्थानी की नहीं है, सौरसैनी वाले उसमें चली गई, बाकी हैं। भारत में लेखन कला का प्रचलन था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। सैंधव लिपि का संबंध है हड़प्पा से। पंडित गौरी शंकर हरिचंद ओझा ने ब्राह्मी के 2 भेद किए, उत्तर शैली और दक्षिण शैली। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ब्राह्मी लिपि के 2 भेद किए, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। नागरी लिपि को लोकनागरी नाम किसने दिया है? आचार्य विनोबा भावे ने। खरोष्टी लिपि की स्वदेशी उत्पत्ति मानने वाले भारतीय विद्वान हैं, कौन है? डॉक्टर राजवली पांडे। खरोष्टी लिपि की स्वदेशी उत्पत्ति मानने वाले भारतीय विद्वान हैं राजवली पांडे। ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है, यह कथन किसका है? आलेवी का। ये सब विद्वान है, भाषा साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान हैं, इन सब के ये कथन है। अब एक प्रश्न आ कि हाड़ौती, ये मैं कोटा क्षेत्र में बोली जाती है और पहले जो अब तो 18 बोलियां हैं तो उसके अंतर्गत इसको सम्मिलित नहीं करते, लेकिन पहले जो वर्गीकरण था भाषाओं का उसके अंतर्गत ये थी। हाड़ौती भी उसके अंतर्गत आती थी, पर अब क्योंकि बोलियों की संख्या 18 सुनिश्चित कर दी गई है छोटी मोटी हटाहटू के, तो इसलिए मैंने आपको वही बताई है, 18 बोली वही करवाई हैं जो परीक्षा में करवाई जाती। तो 50 प्रश्न हमारे हो गए। अब 51वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम यह किस भाषा परिवार से संबंधित होती है? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक रूप। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? 19वीं शताब्दी में। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप कब प्रचलित हुआ? 19वीं शताब्दी में। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? दक्कनी हिंदी के रूप में।
मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? फारसी को। ठीक है, मुगलों के समय कौन सी भाषा प्रचलित रही? फारसी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। ब्रजभाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो मध्यकाल की ये काव्य भाषाएं थी, भक्ति काल आप जिसे कह सकते हैं। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? 5। बुंदेली और कन्नौजी हिंदी के किस उपवर्ग की भाषाएं हैं, बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, संस्कृत से तो सभी भाषाओं का हुआ है, लेकिन जो वर्तमान हिंदी है, जो वर्तमान भाषा है, उसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो भोजपुरी बिहार में बोली जाती है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास किया गया है। आगे देखते हैं, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा परिवर्तनशील है, यह अशुद्ध कथन है। भाषा तो परिवर्तनशील होती है। भाषा सामाजिक वस्तु, ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? चित्रलिपि। पहले चित्रात्मक भाषा होती थी। मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? विद्यापति को। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी किस भाषा वर्ग की हैं? पश्चिमी भाषा वर्ग, पश्चिमी हिंदी की हैं ये। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? फारसी। इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी, और एक नेपाली भी लिखी जाती है। ठीक है, इनकी लिपि भी देवनागरी है। मेवाती और हाड़ौती हिंदी के किस वर्ग की हैं? राजस्थानी हिंदी की हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी से। हिंदी तरभाषी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हिंदी नहीं बोली जाती। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? 25 जनवरी 1964 तक के लिए की गई थी, जो हर 10 साल को बढ़ा बढ़ा के वर्तमान तक चल रही है। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाल भाषा और परनिष्ठता हिंदी का प्रयोग होता था? मानक भाषा के रूप में। अभी हम पढ़ के आए हैं। हिंदी काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जामे रस कछु होत पड़ता ही सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा को होई। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। उन्होंने कहा भी है, निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, है ना। आगे देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सदल मिश्र जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खड़ी बोली का विकास की जब आप बात करते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 विद्वान याद रखने पड़ेंगे, तो सदल मिश्र यहाँ दिया हुआ है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? अपभ्रंश का। पुरानी हिंदी का मतलब अपभ्रंश ही है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी। पूर्वी हिंदी की बोलियों का किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? वाक्य विज्ञान में। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? वैदिक संस्कृत से। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किस भाषा का समर्थन किया? हिंदुस्तानी का। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी। अवधी बोली का केंद्र कहाँ है? अयोध्या। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, उसको भी खड़ी बोली कहा जाता है। 40वें नंबर का आप देख लीजिएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1967। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, उसमें कितने सदस्य थे? 21। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में
किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदुस्तानी के अंतर्गत उर्दू को भी समाहित किया गया था, लेकिन उर्दू को अलग बोली बनाकर हिंदी से पृथक किया गया। किसने ये चलाया था? राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन उसके नेता थे। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? लाल युग के नाम से उन्होंने इसे अभिहित किया है। लाल युग। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी। मंडियाली का संबंध किससे है? पहाड़ी से। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवधी। इसी के साथ आपके भाषा से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अब हम कल से जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वो या तो पुराना पेपर होगा कोई, या फिर आपका साहित्य से रिलेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि आपके भाषा और उत्पत्ति के बहुत सारे प्रश्न, 300 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। तो कल के प्रश्न पत्र में देखते हैं मैं आपको क्या करवाती हूँ। तब तक के लिए ज़रूर चेक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।